अध्याय 7 देख रहे हैं, संघवाद यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या संघवाद के सवाल और जवाब देखेंगे। नीचे कुछ घटनाएं इनकी सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? तो इनके जवाब यहां पर है, लेकिन पहले मैं आपको एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF इसके नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। इससे बंगाल या पश्चिम बंगाल के इस पर्वतीय जिले के शासकीय निकाय को ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त होगी। 2 दिन के गहन विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सुभाष घीसिंग इनके नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये जिनकी बात हुई है GNLF, इनके बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक जो क है, ये आपका संघीय प्रणाली है। क्यों, इसमें उत्तर मैं आपको बताता हूं। इसमें यह हो रहा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का जो एक क्षेत्र है, वहां पर उसकी क्योंकि सांस्कृतिक और भौगोलिक समीपता है, उसके आधार पर एक स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनोमस बॉडी, इसका निर्माण करके शक्तियों को इनको दिया गया है, यानी पावर इनको दिया गया है। जिससे ये होगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके अनुसार इस इलाके में विकास हो पाए। इसी तरीके से ख भी है और ये ड, इनको हम देखेंगे। वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। अब वर्षा तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, चाहे वो किसी स्टेट में हो, क्योंकि सेंटर की सरकार का कोई एरिया तो होता नहीं है, पूरा देश इनका एरिया होता है। तो केंद्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से, अब प्रदेश की बात आ गई, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश की बात करने लगती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करने लगती है, तब हम मानते हैं कि ये फेडरलिज्म है। इससे पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना भेजने को कहा है, ताकि वह अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए उनकी मांग पर फौरन कार्रवाई कर सके। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों ही संघवाद में आते हैं। दिल्ली के लिए नए आयुक्त, अब देश की राजधानी दिल्ली में नए नगरपालिका आयुक्त को बहाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए MCD के वर्तमान आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि उन्हें अपने तबादले के आदेश मिल गए हैं और संभावना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार उनकी जगह संभालेंगे। अशोक कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की हैसियत से काम कर रहे हैं। 1975 बैच के प्रशासनिक सेवा अधिकारी के अधिकारी श्री मेहता पिछले 3.5 साल से आयुक्त की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब इसमें यह हुआ कि एक प्रदेश है जो दिल्ली है। अब दिल्ली में एक पोस्ट है जो नगरपालिका आयुक्त की है, इसमें जो साहब है वो रिलीव होंगे और दूसरे साहब किसी और क्षेत्र से यहाँ आएंगे। तो ये जो डिसीजन है, खासतौर पे जब MCD का, ये MCD मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम यानी क्षेत्रीय निकाय है ये, और यहाँ पर जो साहब चेंज हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है और MCD भी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर सरकार, क्योंकि MCD में अलग चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव अलग होते हैं, दिल्ली सरकार के अलग चुनाव होते हैं। तो यहां पर ये दिल्ली की बात हो रही है, प्रादेशिक है, इसमें संघवाद की बात नहीं आ रही। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। अब राज्यसभा ने बुधवार को मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने वायदा किया कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा। अब इसमें क्योंकि ये राज्यसभा में फैसला हुआ है, ये स्टेट की बात हो रही है, और स्टेट में जब आप एक मणिपुर विश्वविद्यालय है उसको आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देते हैं, सेंट्रल बना लेते हैं। तो अगर ये स्टेट का है, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का है
और इसको आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनाई, तो ये भी एग्जाम्पल आपका किसका हो जाएगा? संघवाद का। ये भी एग्जाम्पल संघवाद का है, तो मैं इसको भी संघवाद कह रहा हूं। इसको भी हम टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, ठीक है। केंद्र ने धन दिया। अब जहां पर केंद्र धन दे, जैसे केंद्र ने फैसला किया ना, ये केंद्र ने फैसला किया कि मणिपुर विश्वविद्यालय, अगर मुझे नहीं पता मणिपुर विश्वविद्यालय किस श्रेणी में आता था, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का था और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कर दिया गया है, और मानव विकास जो संसाधन विकास मंत्री यानी कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेंटर स्टेट के लिए कुछ कर रहा है तो इसको मैं इसमें संघवाद की श्रेणी में डालूंगा। केंद्र ने धन दिया। अब केंद्र जब धन देता है किसको देगा? वो ऐसे प्रदेशों को देगा जहां पर समस्याएं हैं। केंद्र सरकार ने अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, को 533 लाख रुपए दिए हैं। इस धन की पहली किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 467 लाख रुपए दिए गए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ख तो हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो भारतीय संघीय प्रणाली है उसकी स्थिति को पकड़ ये कर रहा था। इसमें केंद्र उन राज्यों से व्यय की विवरण की मांग करता है जहां पर वर्षा से नुकसान हुआ है, बारिश से नुकसान हुआ है, ताकि एक राहत पैकेज, आवश्यकता सहायता दी जा सके। और जहां हमने देखा कि जो भी बता रहा था आपको, इसमें वास्तविक संघीय प्रणाली दिख रही है, क्योंकि इसमें अरुणाचल प्रदेश एक प्रदेश है, स्टेट है, वहां की अपनी सरकार है, तो वहां की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां के लिए पैसे दे रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। तो करीब 100 शिव सैनिक इन्होंने मुंबई के जे अस्पताल में उठापटक करके रोजमर्रा के जो काम धंधे हैं उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया, नारे लगाए, धमकी दी, गैर मराठियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो वो इस मामले को वो स्वयं ही निपटाएंगे। अब ये बड़ा क्षेत्रीय मामला है। अब यहाँ की एक पार्टी है शिवसेना, इस क्षेत्र की है। वो शिवसेना जो पार्टी है उसका एक मेन जो काम है, या ये कहें कि विचारधारा कह सकते हैं कि भाई जितनी भी नौकरी मिले वो केवल मराठियों को मिले, मराठी क्षेत्र में। तो अब क्या है कि बिहार और यूपी जैसे गरीब जो हमारे स्टेट्स हैं, जो सालों से गरीब है, वो लोग अपनी नौकरी की तलाश में, जीविका की तलाश में वो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं, और इन्हीं के कारण पूरा मुंबई पूरा दिल्ली और जो भी बड़े क्षेत्र है वो इन्हीं लोगों के कारण चलते हैं। अगर ये ना हो तो ना तो कोई ऑटो चले, ना तो कोई टैक्सी चले, और ना ही कोई दुकान, छोटी दुकान खुले, सब इन्हीं के काम कंधे होता है। लेकिन कोई एक पार्टी अपने राजनीतिक कहें कि विचारधारा को साधने के लिए इनको मार के भगाने की कोशिश करती है। तो गैर मराठी का नाम आ गया। तो ये एक क्षेत्रीय व्यवस्था है, क्षेत्र में हो रहा है, इससे संघीय व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को भंग करने की मांग। कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में सौंपे एक ज्ञापन में सत्तारूढ़ DAN, डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड, इसकी सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की मांग की है। अब एक स्टेट है, यहाँ पर गवर्नर है, एक पार्टी ने इनको कहा कि ये जो है आप स्टेट की जो सत्तारूढ़ दल की सरकार है इसको भंग कर दीजिए। तो ये फेडरल में आता तो है, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन क्योंकि ये क्षेत्रीय मामला है, इसको अभी फेडरल में नहीं डालेंगे। है तो थोड़ा बहुत तो है कि गवर्नर इसमें आ गए हैं, लेकिन क्योंकि यहीं कहीं निपट जाएगा, ये गवर्नर से बात करेंगे, गवर्नर इसको करेंगे या नहीं करेंगे। एनडीए सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। अब विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कांग्रेस और CPIM के वॉकआउट के बीच बिहार सरकार ने आज नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बिहार को विकास के नए युग में ले जाने के लिए बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के अपने वादे को भी सरकार ने दोहराया। एक स्टेट है बिहार। अब बिहार में नक्सल प्रभावित एरिया है। बिहार सरकार कह रही है कि नक्सलों से कि भाई अपने जो हथियार डाल दो। तो ये एक क्षेत्रीय व्यवस्था है, इसमें संघवाद नहीं आ रहा। हाँ, अगर मान लीजिए होम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर जिसमें, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंडर में CRPF आती है और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, और उनकी बात हो रही, वो उसको कर्व करने के लिए, उनको रोकने के लिए यहाँ पर अगर लोगों को भेजते हैं या CRPF अगर को भेजते हैं, तब तो यहाँ पर बात आती है संघवाद की। लेकिन ये तो क्षेत्रीय व्यवस्था है, इसको हम नहीं कहेंगे।
बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा और क्यों। संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग मेल जोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। तो बिल्कुल सही है ये। संघवाद का मतलब यही है। संघवाद का मतलब होता है पूरा देश के लिए एक सरकार हो, जहां तक आप डिफेंस की बात करें, वित्तीय क्षेत्र की बात करें। लेकिन जब आप एक स्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट जो है, हमारे यहाँ जो स्टेट है, बिल्कुल लगेगा। अगर आप कश्मीर जाएं तो आपको लगेगा आप दूसरे देश में आ गए, और जब तमिलनाडु जाएंगे तो आपको लगेगा दूसरे देश में आ गए। तमिलनाडु में ऐसे लगेगा आप श्रीलंका पहुंच गए, और कश्मीर में आपको ऐसे लगेगा कि आप ईरान पहुंच गए, या फिर आप और जो दूसरे इलाके हैं वहां पहुंच गए। तो ये बड़े बड़े विभिन्न इलाके हैं हमारे यहाँ, एकदम सेम नहीं है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए तो हो सकता है आपको लगे कि हम चाइना पहुंच गए। तो ये यहाँ पे भाषाई विविधता है और फिजिकल चेंजेस हैं यहाँ पर सब चीजें चेंज है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तमिलनाडु का आदमी कश्मीरी के साथ और जो अरुणाचल प्रदेश का आदमी एक मोहब्बत से रहे, एक भारतीय की तरह रहे और साथ मिलकर रहे, तब जरूरी हो जाता है, क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी को अपनी अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर प्राप्त है, जिससे ये भय नहीं रखता कि किसी पर दूसरे की संस्कृति लाद दी जाएगी। अगर आप इनसे कहने लगे कश्मीरियों को या तमिलनाडु वालों को कि भैया हिंदी बोलो, हिंदी ही करना है सब कुछ, या फिर और कोई धर्म इनके ऊपर लादने लगे जो इनका नहीं है, तो फिर समस्या तो उत्पन्न होगी। अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। अब इसको मैं डिस्कस करता हूं, पहले हम तीसरे पे आते हैं। संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन है उसकी शक्तियां सीमित रहें। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो केवल, और कोई भी पूरे एक देश में, पूरा एक देश है यहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट हो, बाकी और किसी क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट ना हो, तो होगा क्या कि ये मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी सरकार आ गई जिसको कश्मीर बिल्कुल पसंद नहीं है या लोग पसंद नहीं है वहां की, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये क्या कर सकती है आप सोच सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है इसमें अलग अलग विचारधारा के हो, तो नुकसान हो सकता है इस एरिया को। लेकिन जब कश्मीर की खुद की सरकार होगी, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, हम मिजोरम की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि भाषा संस्कृति इनकी अलग है, लेकिन ये है हिंदुस्तानी, सभी हिंदुस्तानी है। यहाँ पर अगर गलत, यहाँ ऐसी चीज आ गई और ऐसी कोई सरकार आ गई जो इन पर्टिकुलर, या ऐसा कोई नेता आ गया ऐसा, जैसे आपने हिटलर का देखा था। हिटलर जब आया तो हिटलर ने जो यहूदी थे, ज्यूज थे, उनको सिलसिलेवार तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, गैस चैम्बर में डाल के मारा। तो ऐसा कोई अगर आदमी आ जाता है तो वो अगर ज्यू, जैसे अब मैंने कोई एक क्षेत्र का नाम ले लिया या किसी धर्म का नाम ले लिया, उनको तो खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगा और अराजकता बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। इससे कोई बाधा नहीं पहुंचने वाली। कोई ये सही ये है, लेकिन इसमें कुछ भी अलग अलग किस्म के संसाधन, अगर दो क्षेत्र हैं, मान लीजिए मेरे पास सोना है, आपके पास चांदी है, तो आप सोना के ट्रेड में हमें चांदी दे दीजिए, क्या दिक्कत होगी इसमें, अच्छा ही होगा। बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसके आधार पर बताएंगे कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखिए। तो शीर्षक इसका है संघीय बेल्जियम, इसके घटक और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है बेल्जियम एक संघीय राज्य है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्टेट है, जो समुदाय और क्षेत्रों से बना है। इसमें अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। 3 समुदाय के नाम लिखे हैं अनुच्छेद 2 में, फ्रेंच है, फ्लेमिश है और जर्मन है। अब जो तीसरी बात आती है वो है बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलकर बना है, वैलून एरिया, फ्लेमिश और ब्रसेल्स। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र है, फ्रेंच है, डच है, ये जो फ्लेमिश एरिया है ना, डच क्षेत्र है ये। ब्रसेल्स की राजधानी द्विभाषी क्षेत्र है तथा जर्मन भाषी क्षेत्र है, और राज्य का जो प्रत्येक कम्यून इस भाषाई क्षेत्रों में किसी एक का हिस्सा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं का हिस्सा है। वैलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत है उसमें वैलून, ब्रॉम्बेट, हेनॉल्ट, लग्जमबर्ग और नामुर। फ्लेमिश क्षेत्र में आते हैं एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्राबैंट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिम्बर्ग। तो अब ये जो बात इन्होंने कही है, इसमें इस विवरण से क्लियर हो जाता है कि बेल्जियम समाज में
बहुसंख्यक समाज है, यानी संघीय समाज है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और बोली के लोग रहते हैं। अब ये अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों में रहते हैं और बेल्जियम में जो संघीय समाज है उसके कारण संघीय फेडरल शासन प्रणाली की आवश्यकता है। यहाँ एक ऐसा संघ होगा जिसमें विभिन्न क्षेत्र और प्रांत सम्मिलित होंगे, जिसमें हमने देखा मेन 3 प्रांत है हमारे। भारतीय समाज भी एक संघीय समाज है जिसमें अलग जाति है, धर्म, संस्कृति, बोली, भाषा इतने सारे हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। भारत में 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा तो 28 कर देता हूं, राज्यों का संघ है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली है, लेकिन इसमें एक एकहरी यानी कि एकात्मक तत्व है जिसे हम भारतीय एकता, अखंडता, इसकी सुरक्षा के लिए हमने सम्मिलित किया है। संविधान की जो योजना है या जो संविधान ने कहा है उसके आधार पर केंद्र राज्यों में शक्ति का बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी है, लेकिन मुख्य विषयों पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। कई ऐसे जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर है। अब शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में केंद्र और राज्य आपसी सहयोग के आधार पर काम करते हैं। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें जिसमें ये जो बिंदु दिए हैं उनके ऊपर उनको लेके अपने सुझाव देंगे आप। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो हमारा जो देश है बहुल समाज है। यहाँ सभी बहुल समाज में जो सभी वर्ग हैं उनके विकास के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्रीय संघीय शासन प्रणाली ये जरूरी होती है। डेमोक्रेटिक हो और फेडरल भी हो। संघीय ढांचे का निर्माण जो है संविधान की योजना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसको सभी माने। संघीय शासन प्रणाली की ये विशेषता है कि केंद्र, सेंट्रल और राज्य यानी प्रोविंसेस, स्टेट्स, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन हो। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें संघ राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। इसलिए हमारे राज्यसभा है। राज्यसभा केवल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। प्रांतीय और क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का ही नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट है वो स्टेट के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनके स्टेट में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। संघ के पास जो सेंटर है उसके पास क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होने चाहिए। रक्षित शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य हमेशा हाथ फैलाते रहें कि भैया पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। राज्यों के स्रोतों को राज्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए और केंद्र और राज्यों में आर्थिक स्रोतों का विभाजन विवेकपूर्ण आधार पर होना चाहिए। फिर वित्त संसाधनों का वितरण, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये 2 चीज तो हमने डिस्कस कर लिया। राज्यपाल की बात करते हैं। अब राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर, वो राज्यों के संवैधानिक मुखिया होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पीछे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र की सलाह पे करते हैं, केंद्र सरकार की सलाह पे करते हैं। राज्यपाल का जो पद है वो राज्यों में महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि ये संवैधानिक मुखिया के साथ साथ एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। अब राज्य के राज्यपाल का जो पद है उसकी इस स्थिति के कारण इनका थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया है। इसीलिए संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक यह हो जाता है कि इस पद का दुरुपयोग ना हो और वो राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका परामर्श जरूर लिया जाए और इस पद पर योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति हो। संवैधानिक पद है ये। ऐसा ना हो कि किसी पार्टी से आपका प्रेम हो या किसी पार्टी से आप आए हैं तो उसके हिसाब से आप जो विरोधी पार्टी है उनके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? देखिए, पहले आपको मैं उत्तर बताता हूं, फिर और थोड़ा समझाऊंगा। यद्यपि अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 इसके कानून के आधार पर भाषा आधारित होता है, लेकिन पर वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासनिक सुविधा को जो राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार माना जा रहा है, जिससे लोगों को कुशल प्रशासन प्रदान किया जा सके, जिसमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक मैं देता हूं आपको उत्तर प्रदेश और एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में पहले से देखते हैं। लखनऊ यहां है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर आपका उत्तराखंड है। यहां पर आप देखिए कि आपको 2 प्रजातियां या 2 पार्टीशन मिलते हैं, पहाड़ी लोग। इसमें एक कुमाऊं है, गढ़वाली है। ना तो इनकी कोई बात इनसे मिलती है यूपी वालों से,
चाहे आप इलाहाबाद चले जाएं, चाहे लखनऊ चले जाएं, कानपुर चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, ना तो इनको इनसे कुछ मिलता है, ना ही ये क्षेत्र, यहाँ की ये प्लेन क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। लखनऊ में सरकार बैठती है, तो ये एरिया जो है पहाड़ी इलाका, इसका हमेशा, इस इलाके का हमेशा एक तरीके से निग्लेक्ट ये होती रही, या इसको दरकिनार करके बाकी जगह को आगे बढ़ाया गया, ऐसा माना गया। तो सरकार ने सोचा कि ये जो एरिया है ना, इसका ना तो प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रही है, तो इसको जरा अलग कर दिया जाए। तो फिर उत्तराखंड बना इससे। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में आइए। अब भोपाल में सरकार बैठती है मध्य प्रदेश की, वो कौन सी जगह है? और आप आ जाइए यहाँ पर छत्तीसगढ़ और अगर आप मेनलैंड मध्य प्रदेश देखें, इंदौर और छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में कोई बराबरी नहीं है। छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरीके से ट्राइबल इलाका है, और मध्य प्रदेश के बाकी इलाके, अब ये जो इलाका है इसकी अपनी समस्या है, अपने लोग हैं, अलग भाषा है। ऐसे बुंदेलखंड और आप वाला इलाका देख लीजिए, जो महाराष्ट्र विदर्भ का इलाका देख लीजिए, तो ये इनको अब भाषा से नहीं हो रहा है, अब भाषा नहीं, अब तो ये है कि भाई ये जो एरिया है इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से, और इस डेवलपमेंट के लिए इसको जरा इस तरीके से बांटा जाए, यहाँ अपनी सरकार हो, अपनी अलग सरकार हो, और यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के लोगों को अलग तरीके से, यहाँ की इच्छाओं को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से तर्कसंगत होगा? अब देखिए, ये जो जिन क्षेत्रों के बारे में बात हो रही है, वो सबसे बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र है। मैं महाराष्ट्र को हटा देता हूं क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं। अब सभी को अगर मिला दिया जाए तो भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से वे सभी एक इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन आप बात करिए प्रशासनिक सुविधा की, क्या यह सही होगा? इतने बड़े एरिया को एक सरकार संभाल पाएगी? क्यों उत्तराखंड अलग हुआ? क्यों तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से? क्यों अलग हुआ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से? कारण ये थी कि वहां के उस जगह की देखरेख अच्छे से नहीं हो पा रही थी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। आप इतने बड़े, माने 22 करोड़ 23 करोड़ तो केवल जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है। इतना बड़ा इलाका है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 14, 15, 20 घंटे लग जाते हैं। इतनी लंबी मतलब उसकी रेखा है, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर देखे तो देश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये इसीलिए बनाए गए हैं कि प्रशासनिक वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अच्छे से वहां पर डेवलपमेंट के काम कर सके, वहां के लोगों के एस्पिरेशंस और उनकी जो भी इच्छाएं उनको आगे बढ़ा सके। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पूछा गया सवाल। हम जानते हैं कि केंद्रीय सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार नहीं, यही ऐसी है, प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं आता है जिसमें प्रादेशिक सरकार के पास कोई पावर है, कम ही पावर है। हाँ, स्टेट के लिए इनके पास पावर है, लेकिन बाकी सब जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। 4 विशेषता ये है कि जिसके आधार पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर है, मोस्टली केंद्र के पास है। राष्ट्रपति के पास यानी कि केंद्र के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये आपातकालीन शक्तियां हैं। कभी भी वो किसी स्टेट के इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग कर सकते हैं, कभी भी वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कभी भी वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर रूल लगा सकते हैं। अगर जैसे आपको याद होगा कि 2 ऐसी सरकारें थी, केरला की सरकार को पूरा बहुमत था, उसको भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने हटा दिया था, बगैर किसी से बहुमत का पूछे हुए या कुछ किए, ये व्यवस्था लागू करके। अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आईएएस चूज करती है, इलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है, वही उनको भेज देती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट उनसे काम लेते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जिनको इलेक्ट करती है पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह से, वो हमेशा उनसे नीचे होते हैं। अगर आपका डीएम है तो एसडीएम वहां का होगा, तहसीलदार वगैरह स्टेट से आते हैं। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, भारतीय राजनीति में आज के समय सबसे ज्यादा चर्चित पद जो है, या कुख्यात पद कह सकते हैं, तो राज्यपाल का है। देश के जितने भी राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर यहाँ के राज्यपाल किसी न किसी रूप से उन लोगों को, वहां के स्टेट को शिकायत होती है। खास हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी गवर्नर से।
इसका प्रमुख ये कारण है कि अधिकांश जो राज्यपाल है उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, वो राजनीति से ही आते हैं, जिसके आधार पर केंद्र के शासक दल उनकी नियुक्ति करते हैं। अब होता यह है कि मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बीजेपी का ये ले लेते हैं या फिर कांग्रेस का ले लेते हैं, चलिए कांग्रेस बोल देते हैं। अब कांग्रेस में क्या है, एक नेता है, बहुत इनका 70 साल हो गया है, 70 साल के हो गए। अब क्या करें, इनका नए लोग आ गए हैं, इनको कोई पद नहीं दे सकते, कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते या कुछ राज्यसभा में नहीं भेजना चाहते, और बहुत अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, तो इनको बना दिया कहीं का गवर्नर। ठीक इसी इनकी विचारधारा है कांग्रेस की। तो अब ये किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी होती है, और इसके लिए केंद्र के शासक दल द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इस कारण से राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जो एक आदमी कांग्रेस में इतने सालों रहा हो, जब वह पहुंचेगा बीजेपी वाले सरकार में, मतलब ऐसे स्टेट में पहुंचेगा जहां पर बीजेपी सरकार है, कांग्रेस का आदमी बैठा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा ठनी रहती है विचारधारा के तौर पे, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा कि भाई कोई अवरोध पैदा हो। तो इस कारण से राज्यपाल अपने ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक से क्या कहूंगा, निरपेक्ष, मतलब किसी की तरफ उनका कोई वो झुकाव ना हो। तो इनकी भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसके आधार पर इनकी जिम्मेदारी केंद्र के हितों की सुरक्षा करना होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें कहेगी, आका हमारे जो कहेंगे हम वो करेंगे। परंतु ये केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उनके रक्षक बन जाते हैं। अगर ये कांग्रेस के हैं गवर्नर तो कांग्रेस के बन जाते हैं, जिससे राज्यों की सरकारों और राज्यपालों में हमेशा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा है तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएं कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन सी नहीं। मतलब ऐसा कौन सी चीज आ गई प्रदेश में कि उनपे गवर्नर रूल थोपा जा सकता है। पहली चीज, इसका मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसमें ग में जो दिया है वो यहां पर उत्तर दिया गया, लेकिन हम सबकी विवेचना करेंगे। पहले ग की विवेचना करते हैं। प्रदेश में हाल में विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। वह है कि एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों को धन देकर खरीदने फोगने, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो स्थिति है ये वाली, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो संभावना बढ़ जाती है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति ये होगी। तो ये तो सही है। अब आइए, राज्य की विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के 2 सदस्यों ने अपराधियों ने मार दिया और विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की मांग कर रहा है। अब ये चीज तो होती रहती है। देखिए, राजनीति में द्वेष की भावना इतनी ज्यादा हो जाती है आजकल कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। लेकिन इससे आप गवर्नर रूल नहीं लगा सकते। फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है। अगर ऐसी चीज हो रही है, अपराधी मार रहे हैं या फिर कोई अपहरण घटना हो रही है, तो स्टेट की जो पुलिस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट को, लोगों को, सिविल सोसाइटी को और देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट इंडिकेशन देने चाहिए, स्ट्रिक्ट निर्देश देने चाहिए इस सरकार को। या फिर अगर ये ठीक से नहीं करेगी तो आपको जानते हैं अगले बार ये सरकार आएगी नहीं। लेकिन इससे गवर्नर रूल नहीं लगेगा। ये हम डिस्कस कर चुके। केंद्र प्रदेशों में अलग अलग दलों का शासन है, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, यही देखा जा रहा है, यही हम देखते हैं। चाहे आप राजस्थान की सरकार को उठा दीजिए अभी, या फिर आप छत्तीसगढ़ की सरकार को उठा दीजिए, ये दोनों कांग्रेस की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, आपस में कुछ खटपट चलती रहती है। सांप्रदायिक दंगे में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। अब ये तो फेलियर है, एक तो इंटेलिजेंस का, ये फेलियर है वहां की लोकल पुलिस का, लेकिन इससे गवर्नर रूल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगे जो है ये कुछ राजनेता भड़काते हैं, राजनेता ही भड़काते हैं, ये केवल पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। तो इससे आप गवर्नर रूल नहीं लगाएंगे। 2 प्रदेशों के बीच में चल रहे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब अगर एक ने मानने से इनकार कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के पास सारी संसाधन है, वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है, अलग अलग संस्थाओं को डायरेक्ट कर सकती है कि वो इसको मनवाए। इससे सरकार तो भंग नहीं होगी ना। ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी। 1960 में जो अलग अलग राज्य थे उन्होंने कहा कि भाई हमें आप ऑटोनॉमस बनाइए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और बहुत सारे उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट, वहां से मांग आती रही। क्यों? केंद्र और राज्यों के मध्य जो बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वह राज्यों के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि
सारी जो पावर है मैक्सिमम वो केंद्र को दे दी गई है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। राज्य जो है हाथ फैला के मांग रहा है कि मुझे ये पैकेज दे दो, मुझे वो पैकेज दे दो। कहीं अगर कोई बाढ़ आ जाती है तो सरकार जो है वो मूंगफली बांट देती है कि लो आप इतना पैसा लो। ये गलत हो रहा है। राज्यों के मामलों में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल वो आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। और राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का परामर्श लिया जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री को नहीं पूछता, कोई विपक्ष को नहीं पूछता, सीधा उठा के आपका कोई एक किसी के प्रति प्रेम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे राजनीतिक तंत्र में, चलिए आप जाइए वहां के वो बन जाइए, राज्यपाल बन जाइए। सांस्कृतिक स्वायत्ता होनी चाहिए कि भाई कोई भी स्टेट है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसकी एक सोच है, उसकी एक संस्कृति, उसकी एक भाषा है, उनको स्वायत्ता मिलनी चाहिए, सांस्कृतिक कल्चरल। सभी राज्यों का समान विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र में जो सरकार है और सेंटर में जो सरकार है वहां दोनों में एक ही सरकार है तो उसका फायदा हुआ जा रहा है, जहां दूसरी की सरकार है वहां कोई फायदा नहीं हो रहा है, वहां कोई डेवलपमेंट की स्कीम नहीं, वहां कोई मतलब ना कोई कंपनी लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ना वहां कोई ऐसा कोई काम करे जिससे वहां के प्रदेश के लोगों को फायदा हो। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सीबीआई और ईसीआई ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये हमेशा आरोप लगता है कि वो इनका दुरुपयोग करती है, ये नहीं होना चाहिए। क्या कुछ प्रदेशों में शासन के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए? क्या इससे दूसरे प्रदेशों में नाराजगी पैदा होती है? क्या इन विशेष प्रावधानों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है? तो जो संघीय प्रशासन है इसमें इसके जो सिद्धांत है इससे सीधा मतलब ये है कि भी सभी राज्य जो है, जैसे एक माँ बाप के लिए बच्चे सारे समान होते हैं, वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारे राज्य समान है। सभी राज्यों में विकास के कार्य होना चाहिए। भारत में थोड़ा ऐसा कुछ कमी है। भारत में कुछ छोटे राज्य, कुछ बड़े राज्य हैं। राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधि भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है उसके अंतर्गत इनको विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि 370 अब हट चुका है, तो ये चीज खत्म हो गई। तो जम्मू कश्मीर की अपनी प्रभुसत्ता है, लेकिन ये होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर एक बहुत ही एडवांस्ड या फिर कहे बाकी सब प्रदेशों से बहुत अच्छा पंजाब के लेवल का ये क्षेत्र आता है। पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर सबसे टॉप में आते हैं। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इसके विकास के लिए विशेष प्रावधान है। अब ये होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो आए थे तो इसके लिए कोई बात हुई थी, कोई जीत हुई थी। इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करना जरूरी है, वहाँ का विकास करना जरूरी है। अब इन राज्यों में राज्यपाल को बड़ी विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। कमजोर और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष सुविधाएं देना अनुचित नहीं है, लेकिन न ही अन्य प्रदेशों को इससे असहमत होना चाहिए। सभी राज्यों की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न ना हो। यानी कि एक बात निकल के आती है इसमें, जो आपको जवाब देना है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं वो बराबर हो और सभी के लिए बराबर सरकार को काम करना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे आप, इसे कहते हैं एमसीक्यू, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म हुआ था फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज सन 1958 में, 1958 में। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया है। भारत वस्तुतः एक संघात्मक राज्य नहीं है, वरन अर्ध संघात्मक राज्य है। ये किन साहब ने कहा था? जीएन जोशी साहब ने कहा था। भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। कौन साहब थे? एमवी पायली साहब ने कहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1954 में हुआ था। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 यूनियन लिस्ट में। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 62। समवर्ती सूची पर कानून बनाने, निर्मित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा विषय
समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है वन, फॉरेस्ट। आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघ का ढांचा कैसा हो जाता है? सारे पावर्स आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो एकात्मक हो जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की जांच के लिए सरकारीय आयोग कब गठित किया गया था? 1983 में। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को विभाजित कर कौन सा राज्य गठित किया गया? उत्तर है उत्तराखंड। कावेरी जल प्रवाह किन दोनों राज्यों के मध्य है? वैसे कावेरी 2-3 राज्यों में बहती है। उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत किस राज्य को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है? अब ये जो सवाल होता है ये थोड़ा सा पास्ट का सवाल हो जाएगा, क्योंकि 370 एब्रोगेट किया जा चुका है, यानी कि 370 की जो धाराएं हैं वो खारिज कर दी गई है, संविधान में संशोधन हो चुका है। इसका मतलब कि वैसे जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये सवाल जो है वो अब आया गया हो गया है। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे आप। भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक? तो ये दोनों है, संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। कई समय में ये संघात्मक रहता है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, ऐसी सिनेरियो बनते हैं कि ये एकात्मक हो जाता है। संविधान के 2 संघात्मक तत्व बताइए। तो लिखित संविधान है और दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान के 2 एकात्मक लक्षण बताइए। एक तो केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, यानी कि शक्तिशाली केंद्र सरकार है, और एक हरी नागरिकता है। आप मराठी हो सकते हैं, मराठी मानुष, लेकिन आप पहले हिंदुस्तानी हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? अब इसको मैं जरा चेंज करूंगा, क्योंकि ये 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर हट गया है, और जो क्योंकि 2 भाग में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो इसलिए इसमें से एक हम हटा देते हैं। संघ सूची में कितने विषय है? एक चीज और बता दूं, जब ये 28 हुए, तो क्योंकि 7 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई है तो 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। संघ सूची में कितने विषय है? 97 विषय। संघ सूची में सम्मिलित किन्हीं 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। सबसे जरूरी मामले जो होते हैं उसमें वित्त आता है, पैसा, रक्षा और विदेशिक मामले, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको देखती है, रक्षा, डिफेंस। समवर्ती सूची के 2 विषयों का नामोल्लेख कीजिए। फौजदारी विधि और प्रक्रिया तथा शिक्षा। अब शिक्षा जो है दोनों की जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? दोनों को, यानी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। उस परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को, राज्य को। अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची में निहित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, यदि राज्यसभा यह सहमत हो जाए कि हाँ ये जो पर्टिकुलर विषय है ये जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इस पे अब संघ सूची मतलब राज्य सूची का है, लेकिन संसद इस पर कानून बना सकती है, तब कानून बन पाएगा। संघ सरकार की आय के ऐसे 2 साधन बताइए जो राज्य सरकार की आय के साधन नहीं है। एक तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो टैक्स लगता है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। अब जैसे जीएसटी है, जीएसटी बन गया है ये। अब जीएसटी में क्या होता है कि ये पैसा सारा सरकार के पास जाता है, फिर वो वितरित करती है अलग अलग स्टेट्स को। जैसे मैंने बताया टैक्स, आयकर जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है,
संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, भारतीय संसद को है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारतीय संसद को है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन की 3 सूचियों में से शिक्षा किस सूची में है? तो ये दोनों में है, समवर्ती, स्टेट सब्जेक्ट भी है ये और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है ये। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन जिन सूचियों में किया गया है उनके नाम बताइए आप। तो भारतीय संविधान में जो विधायी शक्तियां हैं उनका विभाजन 3 सूचियां हैं। एक आपकी यूनियन लिस्ट है जिसको हम संघ सूची कहते हैं, एक कॉन्करेंट लिस्ट है जो दोनों जिस पे कानून बना सकते हैं उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची, और फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट है जिसे हम राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 62 समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति साहब करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, उनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली साहब थे, फजल अली। एक संघात्मक राज्य में उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय क्यों आवश्यक है? अब जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हो सकता है यहां पर सरकार अलग हो, यहां सरकार अलग हो, या कोई ऐसी भी बात हो सकती है जिनमें इनके बीच में कुछ विवाद हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अब ये हम मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वोपरि है, अब इनके बीच में दिक्कत हुई तो कौन सॉल्व करेगा? तो एक जुडिशरी होती है, न्यायपालिका, जो इंडिपेंडेंट होती है। तो संघ और इकाइयों के बीच विवादों का जो हल है उसके लिए संघात्मक राज्य में एक सर्वोत्तम, मैं इसको कंबाइन कर दिया, सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय, इनका होना बहुत आवश्यक हो जाता है। भारत को एक संघात्मक राज्य क्यों कहा जाता है? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश से बना हुआ भारत एक बड़ा संघ है और इसमें संघात्मक राज्य की सभी विशेषताएं हैं, इसलिए इसे संघात्मक राज्य कहा जा सकता है। भारतीय संविधान की जो संघात्मकता है उसकी किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक तो संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा कानून है, ये सबसे बड़ी किताब है हमारे देश के लिए, बाइबल है संविधान की सर्वोच्चता। और फिर उसके बाद इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि केंद्र की शक्ति क्या है, राज्यों की शक्तियां क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लियर कट दिया हुआ है। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सूची पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। परंतु यदि ऐसा कोई विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए तो उस पर कानून बनाने का अधिकार फिर केंद्र सरकार के पास आ जाता है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से है जिसको एब्रोगेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब हम ले रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। संघात्मक शासन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो यह ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 लेवल की सरकारें होती हैं। वह सरकार जो पूरे देश पे शासन करती है उसे हम कहते हैं संघीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी वह जो राज्य को प्रशासन करती है, अब ये अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, इनको हम कहेंगे राज्य सरकार या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। फ्रीमैन साहब कहते हैं कि संघात्मक शासन वह है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध में एक राज्य के समान हो, लेकिन अगर आंतरिक दृष्टि से देखें तो यह अनेक राज्यों का योग होता है। डाइसी साहब कहते हैं कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर केंद्र की स्थिति किस प्रकार की प्रतीत होती है? पावरफुल है, केंद्र काफी पावरफुल है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसके विश्लेषण से हमें ये क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि भारत में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जिस समय हम आजाद हुए थे तो 500 से ऊपर रियासतें थी जिनको हमें जोड़ना था, और इसके अलावा ब्रिटिश राज में जो एरियाज थे वो हमको रखने थे। तो इसको करने के लिए एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी था। राज्यों की स्वायत्तता की अपेक्षा केंद्र को शक्तिशाली बनाने पर ज्यादा बल दिया गया। वास्तव में बजाय इसके कि केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाए जाते, संविधान ने राज्यों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए
उसका कारण ये था कि जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस समय इंडिपेंडेंस हुई थी, क्योंकि संविधान तो उसी समय लिखा गया ना, उसके बाद परिस्थितियां बदली। अब राज्य सरकार जो है, राज्यों के जो दल है और राज्यों और केंद्र में जो सरकारें हैं वो अलग हो गई है। केंद्र में हो सकता है बीजेपी की सरकार हो, कई स्टेट में हो सकता है कांग्रेस की सरकार। पहले हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिन्होंने राज्यों की स्थिति पर थोड़ा विपरीत प्रभाव डाला है, ये कह सकते हैं। और राज्यों को संघ सरकार के अधीन कर दिया गया है। अब पैसा मांगने के लिए, कोई रिलीफ फंड मांगने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि हाथ फैलाना पड़ जाता है राज्यों को, और खासतौर पर वो राज्य जिनमें सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारों से अलग है, उस पार्टी की नहीं है। तो ये स्थिति देखते हुए कई जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनको ये अवसर मिल गया कि वो भारतीय संघ पूर्ण रूप से एक संघीय राज्य नहीं है। वो ये कहते हैं संघ यानी कि केंद्र सूची का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो संघ सूची यानी कि जो जब एक देश देखेगा तो हमको एक देश की तरह दिखना है। अंदर क्या हो रहा है, स्टेट्स क्या है, वो अलग बात है, लेकिन जब एक देश की तरह दिखते हैं तो क्या चीज आती है। अगर दूसरा देश हमला कर रहा है या दूसरे देश के साथ एक संबंध है, फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, व्यापार है, तो इनके अंतर्गत इस सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, ये इनका पूरे देश पे असर पड़ेगा। तो संघ सूची में 97 विषय है। अभी इसको चेंज हो सकता है, इसका लेटेस्ट आप जरूर देखिएगा। अभी मेरे पास जो जानकारी है 97 है। इस सूची में रक्षा, डिफेंस, जो इंटरनेशनल मामले हैं, वैदेशिक मामले हैं, युद्ध, संधि, बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग। समवर्ती सूची पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर औपचारिक रूप से देखा जाए या कानूनी दृष्टि से, जो 3 सूचियां हैं इनकी संख्या वही बनी हुई है जो संविधान में है, लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ तो राज्य सूची में 4 विषय, शिक्षा, जल, जंगली पशु और पक्षियों की रक्षा और नाप तौल, ये समवर्ती सूची में डाल दिए गए। और समवर्ती सूची में इन 4 के अलावा एक नवीन विषय जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी सम्मिलित किया गया। तो इस सूची में वो भी विषय रखे गए जो दोनों ही, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर हो या संघीय स्तर हो, देश का स्तर हो, दोनों ही दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इन सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघीय या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून थोड़े परस्पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, विरोधी है, तो जो संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो मान्य होगा। 52 विषय है इसमें, जिसमें से कुछ जो प्रमुख है वो है फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक, निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक एवं उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, आर्थिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन, और भी है इसमें। भारत के संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई? अब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल रही थी, इंडिपेंडेंस के बाद यह तय किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्गर रखेंगे, लेकिन स्टेट्स को भी पावर देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इतने सारे रियासतें हैं, कुछ आना चाहती है, कुछ नहीं आना चाहती, सबको हमको लेना है। भारत के संविधान में शक्तिशाली केंद्र इसलिए आया क्योंकि भारत की एकता और अखंडता का एक परिचायक होना चाहिए। भारत में एकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो। समस्त भारत की जो प्रगति है और उन्नति है, पूरा देश एक रूपता से बढ़े, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत का इतिहास ये बताता है, सिद्ध करता है कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, भारत पर विदेशी राज्यों का आक्रमण हुआ है। और भारत छोटे छोटे राज्यों की जो आंतरिक फूट है, कलह है, उसके कारण बहुत सालों तक, हम देखिए 2 सालों तक तो अंग्रेजों के अधीन रहे, तो जंजीरों में जकड़ा रहा। इसलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़े सोच समझ के शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। भारत में संघीय व्यवस्था का भविष्य किस बात पर निर्भर करता है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका भविष्य केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो संबंध है, उनकी जो रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छे से चलते हैं, सफल संचालन पर निर्भर करता है। केंद्र राज्यों का जो संबंध है वो तत्कालिक समस्या, उस समय के जो समस्याएं हैं उनकी समाधान किस तरीके से किया जा रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा।
जैसे केंद्र द्वारा राज्यों को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, केंद्रीय वित्तीय संसाधन जो है और राज्यों के जो मध्य एक न्यायपूर्ण विभाजन हो, मतलब पैसा जो है वो बराबर बांटा जाए, खाद्य समस्या और रिजर्व बैंक में जो राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट किया जा सके, यानी राज्य जो है उधार ले सके या केंद्र सरकार उन्हें उधार दे सके। तो इन समस्याओं में दोनों सरकार के बीच सहयोग होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि प्रतिस्पर्धा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, विरोध हो और क्रिटिसिज्म हो। भारतीय संघवाद के विशिष्ट लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो संविधान में जो उपबंध है उसके द्वारा औपचारिक रूप में जो स्थापित भारतीय संघीय व्यवस्था का एक स्वरूप प्रादेशिक है। भारतीय संघवाद क्षैतिज है। इसका मतलब यह है कि सशक्त केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, इसके प्रति थोड़ा सा झुकाव है। और भारतीय संघ थोड़ा सा लचीला है, खासतौर पर जब संकट काल या आपात स्थिति आती है तो ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुक जाता है, एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। भारतीय संघ व्यवस्था इस रूप में एक तरीके से आप कहें कि इकहरी है, सहकारी है, कि सामान्य हितों के मामले में केंद्र राज्य की सहयोग की अपेक्षा की जाती है, इसलिए वो सहकारी है, कोऑपरेटिव है। केंद्र पर एक दल के आधिपत्य के कारण संघ का स्वरूप एकात्मक हो गया है। जैसे 2014 के पहले कांग्रेस का राज्य था सेंटर पे, बहुत सारे स्टेट कांग्रेस के पास थे। उसके बाद 2014 के बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने सारे जो स्टेट्स हैं उनको जीतना शुरू कर दिया और आज केंद्र में और स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। राष्ट्रपति शासन से क्या आशय है, प्रेसिडेंट रूल से क्या समझते हैं आप? अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के में जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 356 में दर्ज है। क्या परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? पहली चीज यह है, किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था भंग हो जाए, उस स्थिति में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हो, किसी को प्रॉपर बहुमत ना मिला हो, या किसी ने अपना जो सरकार बनाई और फिर उन्होंने बहुमत खो दिया, किसी भी दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हो और सरकार का गठन संभव ना हो सक रहा हो, इस स्थिति में, और सरकार संविधान के अनुसार ना चलाई जा रही हो, यानी कि राज्य में केंद्र सरकार के कानूनों और आदेशों की अवहेलना हो रही हो, तो ये जो सारी स्थितियां मैंने बताई, इसमें राज्यपाल अपने विवेक पे, अपने राजनीतिक जो उनका एक एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर निर्णय लेकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस पर डिसाइड करते हैं और फिर इस पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां समझाइए। अब जिन शक्तियों को राज्यपाल खुद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विवेकीय शक्तियां कहते हैं। तो क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास? एक तो राज्यपाल किसी ऐसे बिल को जिसे विधानसभा या कहे विधानमंडल ने पास किया हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। एक तरीके से पॉकेट वीटो कहते हैं इसको, पॉकेट में रख लिया अगर पास नहीं करना है तो, या फिर पास करना है तो पहले भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। जब चुनाव के बाद राज्य में किसी भी दल को सरकार बनाने की आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हो, तो राज्यपाल अपने दिमाग से, अपनी सोच से, विवेक के आधार पर किसी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि यार ये सीएम बन सकता है, इसके पास मुझे मेजॉरिटी के साधन लग रहे हैं। कानून व्यवस्था का जो मूल्यांकन है, राजनीतिक अस्थिरता का मूल्यांकन करते हैं ये। अगर उनको लग रहा है कि स्थिति सही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करिए। ये जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेज सकते हैं। भारतीय संविधान में निहित एकात्मक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक है, लेकिन इसमें बहुत सारे एकात्मक तत्वों का भी समावेश हम देखते हैं। तो केसी क्लियर साहब ने कहा था कि अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा प्रदान की है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में कुछ एकात्मक तत्व इस तरीके से पाए जाते हैं कि भारत में एक ही नागरिकता है, इंडियन। भारत एक हरा संविधान है, एक ही संविधान है पूरे देश के लिए, पूरे स्टेट्स के लिए। एक ही न्यायपालिका है, सेंट्रल न्यायपालिका है, एकीकृत जुडिशरी एक ही है। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है कि संघात्मक व्यवस्था खत्म होके या चेंज होके एकात्मक हो जाती है। राज्यपाल जो गवर्नर आते हैं स्टेट में, वो राष्ट्रपति यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भेजती है।
राज्य को केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है कि राज्य अपना ऑटोनोमस हो जाए। संसद के जो उच्च सदन है उसमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। केंद्र राज्यों की सीमाओं, नामों में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसके लिए विधानसभा की भी स्वीकृति चाहिए। केंद्र द्वारा जो अनुच्छेद 356 है उसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय राजनीति पर अनुच्छेद 370 के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, 370 जो है वो एब्रोगेट हो चुका है, हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम जो हुआ था आपको जानकारी होनी चाहिए कि 370 के पहले क्या था, क्यों, क्या चीज हुई। तो आज ये समस्या खत्म हो गई है, या कहें ये चीज जो है 370 हटाई गई है। समस्या खत्म नहीं हुई है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो आज के समय जो देखें कि 370 ये बड़ा विवादास्पद एक अनुच्छेद था, क्योंकि इसमें कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। बाकी भारत जो है उससे मनोवैज्ञानिक ढंग से थोड़ा अलग होता था। ये कश्मीर की ये जो विशेष स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देख के प्रदान की गई थी, क्योंकि कश्मीर ऐसी जगह पे है, कश्मीर से आप देखिए, कश्मीर इस तरीके से है, यहां पूरा पाकिस्तान है, चाइना भी कहीं आता है, हिंदुस्तान तो है ही है, हिंदुस्तान में तो है ही है, यानी कि बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ये। अफगानिस्तान यहां लगता है, बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो इसकी स्थिति ऐसी थी कि हर एक देश, पाकिस्तान ने हमला किया, इंडियन जो डिफेंस है वो पहुंच गई, इनको बचा लिया, अब फिर ये अपने अंदर आ गए, मतलब हिंदुस्तान में आ गए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इस तरीके से है, इस तरीके से 370 अनुच्छेद मिला था, लेकिन राजनीतिज्ञों ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए स्थायी बना दिया। अब कुछ भी होता है तो कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, तो लोग भड़क भी जाते हैं लोग, क्योंकि खासतौर पर मुस्लिम संप्रदाय वहां ज्यादा है, तो एक राजनीतिज्ञों ने भी इसका फायदा उठाया, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी तो फायदा उठा ही रही है। तो अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संघ में केवल जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसका खुद का अपना संविधान है, क्योंकि ये जो देश है ये आ नहीं रहा था, ऑटोनॉमी में था ये, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि एक रिलेशनशिप बन गया यहाँ के राजनेता और हमारे नेता में। जवाहरलाल नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे। वहां पर कोई भी गैर कश्मीरी भारतीय भूमि नहीं खरीद सकता, और ये बात वहां के लिए भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं खरीद सकते आप, और स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। जबकि 1947 इसमें कश्मीर से पाकिस्तान गए लोगों को पुनः कश्मीर वापस लौटने तथा वहां बसने का अधिकार है। तो भारत का संघात्मक स्वरूप बाकी जो अन्य संघ है उनसे किस प्रकार अलग है, भिन्न है। तो विश्व में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघीय राज्य, फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था ये बनी, इसकी नींव डाली गई। हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था को अमेरिका से न लेकर हमने कनाडा से लिया है। हमने संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, और भारत में जो संघ है उसके विद्वानों ने कमजोर संघ यानी कि अर्ध संघ इसके नाम से संबोधित किया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा उतनी पावरफुल नहीं है। भारत के संघ में संघात्मक सरकार के सभी जो लक्षण हैं उनका समावेश किया गया है, लेकिन फिर भी भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से अनेक प्रकार से अलग है। जैसे कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें केवल यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके अलावा जो दूसरे संघ है उनकी तुलना अगर की जाए तो केंद्र की तुलना में राज्यों को अधिक शक्ति यहां मिली हुई है, प्रदान की गई है, लेकिन भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरे संघ है वहां पर अगर देखा जाए तो राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं या बराबर की शक्तियां हैं। हमारे देश में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। संघ की सूची में विषय है 97, राज्यों में केवल 62 है, और समवर्ती सूची में 52 है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि इन दोनों में निर्मित जो कानून है इसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र, इसकी कानून को पहले मान्यता दी जाएगी।
आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघीय व्यवस्था बिल्कुल एकात्मक हो जाती है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहती। हमारे संघ का जो निर्माण है वो इस प्रकार से नहीं हुआ है जैसे अमेरिका में संघ का निर्माण हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब सारे स्टेट्स हैं, सबके पास उस तरह की पावर है और फिर एक सेंट्रल सरकार है जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं। हमने भारत के विभिन्न राज्यों का समय समय पर विभाजन किया है, नए नए राज्यों का निर्माण हुआ है, जबकि जो अन्य संघात्मक राज्य हैं राज्यों में स्वतंत्र और संप्रभु राज्य सम्मिलित हुए हैं जो अपने आप में अलग स्टेट्स हैं। केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यहां तक कि किसी भी राज्य को समाप्त करके नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, जबकि अन्य संघात्मक राज्यों में ऐसी सिचुएशन नहीं है, इस स्थिति को नहीं अपनाया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो भारतीय संविधान ने जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसकी व्यवस्था क्यों की। भारत में अंग्रेजों तक मतलब अंग्रेज जब तक रहे या फिर कहीं वर्षों तक अंग्रेज शासन करते रहे। अब भारत की परिस्थितियां उस तरीके की थी, ऐतिहासिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके से थी जो समय चल रहा था। अंग्रेजों ने भी 1935 के जो अधिनियम थे उसके द्वारा भारत में संघीय प्रणाली की व्यवस्था की थी। स्वतंत्रता के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, उन्होंने इसी व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ जो कारण है जिससे संघात्मक व्यवस्था इसको अपनाया गया, वो क्या कारण थे कि भारत भौगोलिक दृष्टि से एक उपमहाद्वीप के समान है, बहुत बड़ा देश है जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था सबसे उपयुक्त रहेगी। इतना बड़ा देश है, कैसे एक सरकार चलाएगी। भारतीय समाज में अलग अलग धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, जिसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उचित समझी गई। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के साथ साथ जो देसी रियासत है उनको भी स्वतंत्र कर दिया था। अब ये जो देसी रियासत है उनको भारत में मिलाने के लिए जरूरी हो जाता था कि संघात्मक व्यवस्था हो। इसके द्वारा स्थानीय स्वायत्तता यानी कि जो एक रियासत मिली है उसका भी एक नेता हो, उसका भी एक राजा हो, उसका भी एक लीडर हो। स्थानीय इसके द्वारा जो स्थानीय स्वायत्तता है और राष्ट्रीय एकता दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमेशा संघात्मक व्यवस्था की बात की थी, मांग की थी। भारतीयों के संघात्मक व्यवस्था का अनुभव यह भी था क्योंकि उनको आइडिया था 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था ही अपनाई गई थी। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्लियरली कहा था कि यह संघीय संविधान है क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की व्यवस्था करता है, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार होगी, उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें होंगी, जो संविधान द्वारा निर्धारित जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, उनमें सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करेगी। केंद्र और राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना कीजिए। राज्यपाल राज्य के अध्यक्ष यही राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर आते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वास्तविक तौर पे वह अपनी नियुक्ति या फिर अपने पद से हटने के लिए केंद्रीय सरकार पर आश्रित होते हैं। उनकी यही आश्रितता केंद्र और राज्य संबंधों में तनाव का कारण बन जाती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो केवल एक मुखौटा है, ये गवर्नर को भेजते हैं, गवर्नर को किसी स्टेट में भेजते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंटेटिव है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है तो राज्य सरकार ये दावा करती है कि राज्यपाल की नियुक्ति उसके परामर्श से की जाए, उसको भी मौका दिया जाए कि वो अपने लेवल पे कुछ अपने सजेशन दे सके कौन सा गवर्नर आना चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है अपने पार्टी से जो वृद्ध कहेंगे, व्यस्त नहीं, वृद्ध जो एक स्टालवर्ट लोग होते हैं, पसंद के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करके राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है, प्रयत्न करती है। राज्यपाल को कुछ ऐसे अधिकार हैं, प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से, इच्छा से करते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह पे नहीं, अपने आप ही करते हैं। ये अधिकार बड़े महत्वपूर्ण है। राज्य में अगर संवैधानिक मशीनरी उनको लगता है कि असफल हो गई, ये रिपोर्ट अगर वो भेज देते हैं राष्ट्रपति को, तो केंद्र सरकार जो है या कहें कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है उस स्टेट में। केंद्र ने अनेक बार उन राज्यों में जहां
अन्य दलों की सरकार थी, राज्यपाल ने वहां पर मनमाने ढंग से ऐसी रिपोर्ट उनसे ले ली और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राज्यपाल के ऐसे कार्यों ने केंद्र राज्य संबंधों में बहुत तनाव की स्थिति पैदा की है, बढ़ाया है। दिसंबर 1992 की जो अयोध्या घटना थी उसके पश्चात केंद्र ने भाजपा द्वारा जितने शासित चारों राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इसमें राज्यपाल की रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। राज्यपाल का एक अधिकार जिसका प्रयोग वो अपने दिमाग से, विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, और राज्यपालों ने केंद्रीय सरकार के हित में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। वो है विधानमंडल है, उन्होंने जो कानून पास किए उनसे रिलेटेड किसी भी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं राज्यपाल। इससे राज्य की जो विधायिका है उसकी शक्ति प्रभावित होती है और बिल राष्ट्रपति के पास बहुत दिनों तक उसकी स्वीकृति के लिए पड़े रहते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इस प्रकार केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और विवादास्पद बनी हुई है, और इन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच जो कटुता है और तनाव की स्थिति को और बढ़ाया है। केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के राजनीतिक एवं व्यवहारिक कारण लिखिए। तो केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो तनाव है उसके राजनीतिक कारण केंद्र और राज्य संबंधों का राजनीतिक पक्ष बहुत मुखरित रहा है। इसको मैं समझाऊंगा आपको। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक, यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे पर संकीर्ण दलबंदी की भावना के अनेक आरोप लगाए जाते हैं। अगर केंद्र में अलग सरकार है, पार्टी ए की सरकार है, और स्टेट में किसी एक स्टेट को ले लीजिए, बी की सरकार है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ही सरकार है तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम होगा, या ये कहें कि ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस है, इनके लिए नहीं है, ये तो इनकी विरोधी पार्टी है। केंद्र में कांग्रेसी शासन के साथ जब कभी किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उनका यही आरोप था कि केंद्र सरकार राज्य को गिराने और नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रही है। दूसरी ओर केंद्र का यह आरोप रहा है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ असहयोग की राजनीति कर रही है, हमारी बातें नहीं मान रही है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है पारस्परिक संबंधों को और तनाव की ओर ले जाते हैं, पैदा करते हैं। अब ये तो मैंने कांग्रेस के बारे में बताया। अब हर जगह बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो राज्य अब बहुत छुटपुट 3-4 राज्य बच गए हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब यहां पर भी यही है कि बीजेपी जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ बिहेव कर रही है, तो कांग्रेस भी यही कह रही है। तो जो कांग्रेस ने किया आज वो बीजेपी कर रही है, यही चलता रह रहा है, और हो सकता है आगे भी ऐसा चले अगर इसके लिए कठोर हमने प्रबंध नहीं किए। डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय सांप्रदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य के मध्य जो तनाव पैदा करते हैं। कुछ वामपंथी दल जिनकी लोकप्रियता केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, वो निर्वाचन नीति के रूप में केंद्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य जो तनाव है उसका व्यवहारिक कारण क्या है, एक्चुअल में क्या चीज है, तो उसके लिए देखिए व्यवहारिक कारण मैं अगर समझाऊं तो केंद्र और राज्यों में जो दिक्कतें होती हैं, तनाव पैदा होता है। राज्य द्वारा आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता मांगने पर केंद्रीय सरकार एक और तो उदार रवैया न अपनाकर यह आरोप लगाती है कि राज्य सरकारें अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों का समुचित विदोहन नहीं करती। यानी जैसे पैसा मांगा गया राज्य से, तो वो ये कहती है कि राज्य जो है अपने हिसाब से तो पैसा ठीक से कमा नहीं पा रहा है अपने रिसोर्सेज से, और ये हमसे मांगता रहता है। केंद्र का ये आरोप रहता है कि कुछ राज्य सरकारें उपलब्ध राशि की विकास योजनाओं पर उचित समय पर व्यय नहीं करती, यानी कि जो पैसा भेजा गया उनका तो आप ठीक से व्यय नहीं कर पाते हो, खर्च नहीं कर पा रहे हो और मांग रहे हो आप। ओवरड्राफ्ट को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा संघर्ष रहता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप बैंक से बोलें कि मुझे थोड़ा दे दीजिए, मेरी सैलरी आने पे ले लीजिएगा। तो कई राज्य जो है, गरीब राज्य है, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि लोन मिल जाए, किसी तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाए, जो उनको नहीं मिल पाती। अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के संबंध में केंद्र सरकार की निष्पक्षता को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। यानी कि पार्टी ए की सरकार है सेंट्रल में और ये 2 स्टेट है आपस में लड़ रहे हैं, तो जहां पर ए होगी इसी का पक्ष ये लेते हैं, बी का पक्ष नहीं लेते। अगर इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विवाद को ले, मतलब सीमा को लेके, पानी को लेके। नए राज्यों की मांग केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण किस प्रकार है? तो भारत की संघीय व्यवस्था में जो नए राज्य हैं उनके गठन की मांग हमेशा तनाव का बायस बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को नहीं बल्कि
समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन था। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि जो भी यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। जो एक भाषा के लोग हैं, एक संस्कृति के लोग हैं, उनको एक जगह पे एक एरिया दिया जाएगा, एक राज्य बनाया जाएगा। तो इसे स्वतंत्रता के बाद जो भाषाई आधार है उस पर राज्यों के गठन की मांग उठी। सन 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने जो प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। सन 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हो गई और ये आज भी जा रही है। सन 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बने। सन 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनका पुनर्गठन किया गया, जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आए अस्तित्व में। 1990 के दशक के बाद नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने और ज़्यादा प्रशासकीय सुविधा देने के लिए बड़े राज्यों को तोड़ा गया या कहीं विभाजित किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके बिहार से झारखंड निकाला गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अब भी अलग राज्य के लिए मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तेलंगाना तो बन चुका है आंध्र प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक हरित क्षेत्र है, महाराष्ट्र में विदर्भ है, विदर्भ की मांग होती रहती है। तेलंगाना की 2014 में तेलंगाना राज्य बन चुका है। अब बात आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।